बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हम फिज़िक्स में अभी कुछ तमाम जो अब तक सीख चुके हैं हम, क्योंकि लास्ट डेज चल रहे हैं पेपर के। परसों इंशाल्लाह पेपर है आप लोगों का। तो ज़रा ये जो फार्मूलाज में लिखवा रहा हूँ, तो पहले तो इन फार्मूलाज को याद कर लीजिए। जो ये तमाम फार्मूलाज हैं, कम से कम ये फार्मूलाज तो आपके जहन में होने चाहिए। और मैं आज न्यूमेरिकल्स नहीं करवाने वाला, मैं आज इन फार्मूलाज को किस तरह से यूज़ करना होता है, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल्स इसका शॉर्ट में एक पार्ट बनाकर आपको दिया जा रहा है पेपर में। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है, वो पहला होता है कि सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगर सवाल अच्छी तरह से समझ आ रहा है तो आप बहुत ही आसानी के साथ डेटा बना सकते हैं। और अगर आपने क्वेश्चंस का डेटा बनाना सीख लिया तो फिर समझ लीजिए कि सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से हो जाना है। ठीक है, क्योंकि आपको डेटा मिल जाएगा तो आपको फार्मूला याद आ जाएगा, और फार्मूला याद आ जाएगा तो फिर आपका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। तो बेसिकली न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के 3 तरह के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कि आपको क्वेश्चन याद करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना भी एक अपने आप में एक वो है कि आप किस तरह से उसको क्वेश्चन को समझ रहे हैं। तो पहला स्टेप हो गया क्वेश्चन को समझ लेना, दूसरा स्टेप हो गया डेटा बना लेना, और तीसरा स्टेप हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का ताल्लुक जाहिर सी बात है फार्मूले से होता है। तो सबसे पहले तो हम फार्मूलाज को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो है VF = VI + AT। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है S = VIT + 1/2 AT²। तीसरा हमारे पास फॉर्मूला है 2AS = VF² - VI²। चौथा फॉर्मूला हमारे पास है F = MA। पांचवा फॉर्मूला हमारे पास है AC = V²/R। छठा फॉर्मूला हमारे पास है FC = mv²/R। सातवां फॉर्मूला हमारे पास है S = Gm1m2/R²। और आठवां फॉर्मूला हमारे पास ये है कि W = FD cos θ। नवा फॉर्मूला हमारे पास है पावर यानी P = W/T। और 10th फॉर्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी यानी K.E = 1/2 mv²। तो मैंने अभी जो फार्मूलाज दोहराए हैं इस तरह से आपको याद करना है, जिस तरह से मैंने आपको भी पढ़ के सुनाया है। अब आपको मैं इन तमाम सिंबल्स के फुल फॉर्म बताता चलूँ, क्योंकि आपको सिंबल्स की तमाम फुल फॉर्म्स अगर पता होंगी तो आपको सवाल यानी क्वेश्चन समझ में आने लगेगा कि ये अगर मैं ये क्वेश्चन में कुछ देख रहा हूँ, अगर पावर देख रहा हूँ तो उसका सिंबल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। VF = VI + AT में हमारे पास दिख रहा है सबसे पहला जो सिंबल है हमारे पास वो है VI और VF। तो VI का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, VF का मतलब फाइनल वेलोसिटी, A का मतलब है यहाँ पर एक्सेलरेशन, और स्मॉल t का मतलब है यहाँ पर टाइम। ठीक है, यहाँ पर ये 4 बातें हो गई। अगला आता है F का मतलब है यहाँ पर फोर्स, M का मतलब है मास, और A का मतलब है एक्सेलरेशन स्मॉल a। यहाँ पर आप AC दिख रहे हैं, AC का मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन A पहले आ गया, C बाद में आ रहा है। यहाँ पर V का मतलब यहाँ पर स्पीड है, और R का मतलब यहाँ पर रेडियस है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक चीज़ दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको ट्रैवल के ज़रिए जब वो ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो ट्रैवल होने में उसको हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर वो दो या दो से ज़्यादा बार डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो वो डिस्टेंस कहलाता है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम कहते हैं स्पीड। दूसरी बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो जब कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, और डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि हर डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में यानी हर सफ़र को तय करने में हमें थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है, तो वो जो टाइम लगता है एक्चुअली ये वही उससे ही डिवाइड हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम = वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जो रेडियस आता है, तो अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि जब डिस्टेंस की बात की जाती है तो S आना चाहिए, D आना चाहिए, या फिर वेलोसिटी आना चाहिए, तो वो R क्यों आ जाता है।
ठीक है ना, डिस्टेंस की जगह पर रेडियस क्यों आ जाता है, तो उसके लिए मैं बताता चलूँ कि वो डिस्टेंस जो दो पॉइंट्स के दरमियान में हो। मिसाल के तौर पर अगर एक बॉडी दूसरी जानिब सफ़र कर रही है तो हम उसको सिंपली कहते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्टेंस है। लेकिन अगर दो बॉडीज़ हों और दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के करीब आ रही हों, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही हो, तो फिर ऐसे सफ़र को जिसमें दोनों बॉडीज़ दोनों जानिब से सफ़र कर रही होती हैं या फिर वो किसी सर्कुलर पाथ में होती हैं, यानी कि वो सर्कल के अंदर होती हैं, तो उसके जो सफ़र होता है उसे हम रेडियस के नाम से कहते हैं। उसका रीज़न मैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको समझा सकता हूँ। ये सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर है, तो सेंटर से लेकर किनारे तक के फासले को हम रेडियस कहते हैं। ओके, तो क्या मतलब हुआ कि वो पाथ या वो रास्ता जो किसी सर्कुलर वे के अंदर पाया जाए, जैसे कि एक थ्रेड होता है, तो अगर मैंने हाथ में एक थ्रेड लिया है और उसको स्टोन से मैंने बांध दिया है और उसको मैं घुमा रहा हूँ, तो वो स्टोन मेरे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, तो उसका जो थ्रेड हो गया उसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब दो बॉडीज़ होती हैं तो वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं, तो ज़रा गौर कीजिए कि एक तरफ से रेडियस ये और एक तरफ से रेडियस ये, यानी एक बॉडी यहाँ से यहाँ आ रही है और एक बॉडी यहाँ से यहाँ आ रही है, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इसलिए ये रेडियस का स्क्वायर भी बन जाता है। ठीक है, बहरहाल ये एक शॉर्ट टर्म थी, अगर आपको समझना हो तो इसको समझिए, नहीं तो आप इसको वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि किस तरह से हमें सवालात को सॉल्व करना होता है इन फार्मूलाज के ज़रिए। यहाँ पर देखिए फार्मूला लिखा हुआ है VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। इसके अंदर हमें चार तरह के एलिमेंट्स दिखते हैं, चार तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ दिखती हैं, चार तरह की बातें समझ आ रही हैं कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। अगर किसी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में आपको ये चारों चीज़ें दिख जाती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला लगेगा। और एक चीज़ इसमें रिक्वायर्ड डेटा में शामिल हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपको वो फाइनल वेलोसिटी मालूम करने को कह सकता है क्वेश्चन में, और इनिशियल वेलोसिटी की आपको वैल्यू दे देगा कोई 10, 20, 30, 40 जितनी भी वो देना चाहे। एक्सेलरेशन की आपको कुछ वैल्यू दे देगा 2, 4, 5, 6, और टाइम भी आपको वो थोड़ा सा दे देगा 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, या वो जितना भी दे सकता है टाइम। ठीक है, तो हमें जब वो तीन चीज़ें दे देगा तो हमें चौथी चीज़ वो फाइंड करने को कहेगा। तो जो चीज़ फाइंड करने को कहा जाता है वो रिक्वायर्ड डेटा में शामिल होता है। डेटा तो पूरा है, रिक्वायर्ड डेटा का मतलब है कि जो दरकार है उसको, और जो गिवन डेटा होता है, गिवन डेटा का मतलब कि जिसकी वैल्यू उसने दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने देख लिया कि किस तरह से इसको रिजॉल्व करना है। अगले फॉर्मूला में देख लेते हैं कि H इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर। यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिख रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दिख रही है, टाइम दिख रहा है, एक्सेलरेशन दिख रही है। अगर ये तमाम चीज़ें यानी 1, 2, 3, 4, अगर ये चार चीज़ें आपको किसी क्वेश्चन में दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला यहाँ पर लगना है। यहाँ पर आपको वो कुछ भी कह सकता है, जैसे मैंने पहले वाले सवाल में बताया कि वो आपको फाइनल वेलोसिटी मालूम करने को कह सकता है, और हो सकता है वो आपको फाइनल वेलोसिटी ना कहे, इनिशियल वेलोसिटी कहेगा। तो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी कहता है आप प्लस का 80 है, उधर ले जाइए माइनस का 80 हो जाएगा। तो जिस चीज़ को वो फाइंड करने को कहेगा, जिस चीज़ को वो मालूम करने को कहेगा, आपको उस फॉर्मूले के अंदर उसको अकेला कर देना है। अकेले से क्या मुराद है, ये इज इक्वल्स टू है, इसको मैं एक दीवार कहूँगा अगर, तो आपको देखना है कि यहाँ पर अभी अकेला कौन है इस फॉर्मूले के अंदर। इज इक्वल्स टू के इस पार देखिए ज़रा, अकेला कौन है, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी को मालूम किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको वो इनिशियल वेलोसिटी मालूम करने को कहता है तो आपको इसको अकेला करना है। अब देखो ज़रा, प्लस 80 है तो उधर जाएगा तो ये माइनस 80 हो जाएगा, तो VF माइनस 80 इज इक्वल्स टू VI। तो अब VI यहाँ पर अकेला हो गया, इसका मतलब फाइंड हो सकता है। इसी तरह से अगर आपको एक्सेलरेशन मालूम करने को कहता है वो इसी फॉर्मूला के अंदर, तो आप सबसे पहले VI को उधर लेकर जाएंगे, तो ये प्लस का VI उधर जाके माइनस का VI हो जाएगा। ठीक है, इस पर VI के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है कि वो प्लस का है, उधर जाके वो माइनस का हो जाएगा। तो VF माइनस VI इज इक्वल्स टू बच गया यहाँ पर 80। अब 80 बचने के बाद A और T आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो T नीचे जाके डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से
अगर आपको टाइम मालूम करना है तो आप ए को नीचे डिवाइड करवा दीजिए, अगर एक्सेलरेशन मालूम करनी है तो टाइम को नीचे डिवाइड करवा दीजिए। तो जो मल्टीप्लाई होती है वैल्यूज वो नीचे जाकर डिवाइड हो जाती हैं, और अगर कोई वैल्यू प्लस में होती है या माइनस में होती है तो उधर जाके वो प्लस और माइनस में तब्दील हो जाती है। अगर प्लस की होगी तो उधर जाके माइनस, अगर माइनस की होगी तो उधर जाके प्लस हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से इस फॉर्मूला के अंदर भी आपको कुछ मालूम करने को कहा जा सकता है। जो भी आपको मालूम करने को कहा जाए आप उसको अकेला रख दीजिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगला फॉर्मूला है 2as इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब इन दो फॉर्मूलाज के अंदर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि अक्सर डिस्टेंस दिया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है, फाइनल वेलोसिटी दी जाती है, और यानी उसका लुक ऐसा आता है कि जैसे वो ये फॉर्मूला लगेगा, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर। बच्चा उसमें कंफ्यूज हो रहा है कि कैसे हम मालूम करेंगे। तो देखिए, याद रखिए, अगर टाइम देता है और फाइनल वेलोसिटी नहीं देता, दोबारा सुन लीजिए, अगर वो टाइम दे रहा है और फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे s इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वायर। और अगर आपको वो फाइनल वेलोसिटी देता है और कोई टाइम नहीं देता डेटा यानी क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए 2as इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। और मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सेलरेशन मालूम करने के वैसे दो तरीके होते हैं इसमें। एक्सेलरेशन मालूम करने का पहला तरीका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए और दूसरा तरीका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए। मैं यहाँ पर फॉर्मूले को ज़रा मेंशन कर दूँ कि किस तरह से आपको A इज इक्वल्स टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। इस फॉर्मूले के जरिए मैंने A को अलहदा कर दिया तो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में कभी भी एक्सेलरेशन मालूम नहीं कर सकते आप, और करनी भी हो तो यानी क्वेश्चन ज़्यादातर जो आते हैं वो फर्स्ट इक्वेशन के ज़रिए और थर्ड इक्वेशन के ज़रिए आपको मालूम करना होता है। तो अगर मैं ये 2as आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नीचे जाकर डिवाइड हम करवा देते हैं, 2 और s को नीचे जाकर डिवाइड करवा देते हैं, तो क्या बच जाएगा a इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। ओके, डिवाइडेड बाय 2s। तो a इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के फॉर्मूलाज आ गए फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास ये दो फार्मूलाज आ गए हैं एक्सेलरेशन मालूम करने के, इसका रीज़न क्या है, मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि अक्सर न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको ये दिखेगा कि आपको पहले बोलेगा कि एक्सेलरेशन फाइंड करो देन डिस्टेंस फाइंड करो। फॉर एग्जांपल वो आपको कह सकता है कि पहले एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, आपको वो VF दे देता है, VI दे देता है, टाइम दे देता है। आपने क्या किया, VF की वैल्यू डाली, VI की वैल्यू डाली, इन दोनों को आपस में माइनस करवा के टाइम से डिवाइड करवा दिया, एक्सेलरेशन का आपको आंसर आ गया। अब वो आपको कह सकता है कि जी डिस्टेंस मालूम कीजिए, और डिस्टेंस मालूम करने के लिए आपको पता है कि s का मतलब डिस्टेंस है यहाँ पर। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए वो आपको कह सकता है कि फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, और यहाँ पर इसको हम फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 2as था ना, तो अगर मैं डिस्टेंस मालूम कर रहा हूँ यहाँ पर तो s लिख दूंगा और नीचे लिख दूंगा 2a। तो मैंने क्या बताया, एक्सेलरेशन आपने पहले मालूम कर ली थी इसके ज़रिए। अब आपने एक्सेलरेशन का जो यहाँ पर आंसर आया था वो आपने इधर पुट कर दिया, और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जाहिर सी बात है वही जो आपको ऊपर दी हुई थी वो आपने नीचे पुट करके सब्सटीट्यूट करके उसको स्क्वायर वगैरह करके उसको सॉल्यूशन में आंसर निकाल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। F इज इक्वल्स टू m, बहुत सिंपल फार्मूला है। अगर आपको फोर्स की वैल्यू मिलती है फाइंड करने के लिए, और मास आपको दिया जाता है कुछ भी, जैसे 1000 kg दे दिया, 100 kg दे दिया, तो आपको पहले एक्सेलरेशन मालूम करने को कहेगा, तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके एक्सेलरेशन को फाइंड कीजिए। देन आप मास की वैल्यू जो उसमें ऊपर गिवन दी हुई होगी उसको आप पुट करके फोर्स का आंसर निकाल सकते हैं। अगली वैल्यू है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि एक पत्थर है और उसको आपने घुमाया धागा बांधकर, तो उसकी जो स्पीड थी वो थी 20 थी, और नीचे रेडियस आपके पास था फॉर एग्जांपल 5 रेडियस था। तो आपको क्या करना है कि 20 की वैल्यू उधर पुट करनी है, 20 20 2 2 4, यानी 20 20 400 और डिवाइडेड बाय
उसकी जो भी आपको रेडियस की वैल्यू दी हो आप उससे डिवाइड करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको मास दिया जाता है तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करने को कहता है। आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में एक छोटी सी यहाँ पर वैल्यू है जी। आपको ये रिक्वायर्ड डेटा में दे सकता है कि फोर्स आपको मालूम करनी है m1 m2। m1 m2 का मतलब है एक मास और दूसरा मास। फॉर एग्जांपल कोई भी मास आपको दो बॉडीज दे सकता है, एक का और दूसरी का, वो ये भी कह सकता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली क्योंकि जाहिर सी बात है प्लैनेट्स के बारे में भी बात होती है, क्योंकि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एक्चुअली यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा है। तो कायनात में जितने प्लैनेट्स हैं तो उनके मासेस को यहाँ पर कभी कभी गिवन डेटा में दिया जाता है। इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा है कि यही फॉर्मूला ऐसे भी आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। यहाँ पर लिख दिया है मैंने m1 की जगह आप मास ऑफ सन पुट कर सकते हैं, m2 की जगह पर आप मास ऑफ जुपिटर दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर सवाल के अंदर मास ऑफ सन और जुपिटर की जगह कुछ और देता है, प्लूटो दे देता है, वीनस दे देता है, मार्स दे देता है, कुछ भी दे देता है, मास ऑफ अर्थ दे देता है, तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। दो तरह के मासेस देगा आपको और साथ में आपको वो रेडियस बताएगा, कुछ भी जितना भी वो रेडियस बताया आप उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहाँ पर ये जो कैपिटल जी देख रहे हैं, स्मॉल जी का मतलब तो आपको पता होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है वैल्यू, और उसको हम कभी कभी 10 भी लिख देते हैं। अगर डेसिमल पॉइंट में वैल्यू होती है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर डेसिमल पॉइंट में नहीं होती है वैल्यू तो हम उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेविटी को। तो बहरहाल ग्रेविटी की वैल्यू आपको मालूम है, लेकिन ये जो कैपिटल जी है इसका मतलब है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि आप याद कर लीजिए 6.67 एक्सपोनेंट -11। ठीक है, ये कैपिटल जी की कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आपको फॉर्मूले की तरह याद कर लेनी है, ये कभी चेंज नहीं होती है, और ये ना ही वो आपको सवाल के अंदर देगा, आपको खुद ही पुट करनी होती है वैल्यू, क्योंकि जिसको ये वैल्यू याद नहीं होती है तो वो क्वेश्चन में बैठा हुआ यही सोचता रह जाता है कि क्या ये जी की वैल्यू तो उसने क्वेश्चन में दी नहीं है और ना ही रिक्वायर्ड है, तो फिर इसका करना क्या है। तो उसका करना एक्चुअली ये होता है आपको कि ये वैल्यू याद होनी चाहिए बच्चे को। अगर ये वैल्यू याद नहीं होगी तो ये न्यूमेरिकल हल नहीं हो सकता। आगे फॉर्मूले में चलते हैं। W = FD cos थीटा वर्क = फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्टेंस भी कह सकते हैं आप। अगर हमने एक फोर्स लगाई है एक ऑब्जेक्ट पर और उसने सीधा सफ़र किया है तो डिस्प्लेसमेंट, और अगर हमने एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई है और उसने दो डायरेक्शन में या दो से ज़्यादा डायरेक्शन में सफ़र किया है तो फिर वो S कहलाता है। वर्क इस तरह से डन हो जाता है। तो हम फोर्स की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं इसमें। साथ में हम cos थीटा एंगल को डिफाइन करता है। अगर आपको दिया गया है 30 डिग्री तो फिर आप इस जगह पर 30 लिख देते हैं। ठीक है, जो भी आप लिखेंगे उस वैल्यू का मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होती है सबसे पहले देख लीजिए। पावर का मतलब है कि अगर दो बच्चे हैं और उनका मुकाबला हो रहा है कि कौन कैसे कितनी ताकत रखता है, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर 10 चेयर्स रखी हुई हैं, उसने उसको उठाकर उधर मुंतकिल किया, ट्रांसफ़र किया, उठा कर रखा। 10 चेयर्स उसने रखी हैं 20 सेकेंड्स के अंदर एक लड़के ने, और बॉडी नंबर 2 ने यानी लड़के नंबर 2 ने यहाँ से 10 चेयर्स उठा कर रखी हैं 40 सेकेंड्स में। तो क्या मतलब हुआ कि जिसने 40 सेकेंड्स में रखी है यानी जिसने ज़्यादा टाइम लिया है उसकी पावर कम है। ठीक है, उसका वर्क देर से हुआ है, इस वजह से उसका पावर कम हो गई है, और जिसने जल्दी रखा उसकी पावर ज़्यादा है। तो अगर पावर को डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे कि उसकी पावर की हैसियत क्या है यानी पावर होती क्या है, तो आपको ये पता लग जाती है। पावर के लिए आपको क्या करना है, वर्क आपको कुछ देगा और आपको यहाँ पर टाइम देगा थोड़ा सा, जितना भी दे आप उसकी वैल्यूज़ को पुट करें, डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। मास आपको वैल्यू दे सकता है, कुछ भी 100 दे दी आपको, और वेलोसिटी आपको दे दी है, तो आप उसको आपस में मल्टीप्लाई करके काइनेटिक एनर्जी का आंसर निकाल सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।